हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्यूरा। आइए हम अपनी इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बारे में। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने देखा एक इंडिविजुअल एंड एक एचयूएफ को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते थे, थ्री कैटेगरी में, या तो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट एंड ऑर्डरली रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट। और इसके अलावा जितने पर्सन बचते थे उन्हें हम डिवाइड किए थे दो पार्ट में, दो कैटेगरी में, मीन्स या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहा गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, वो हो सकता है इन इंडिया से इनकम अर्न कर रहा हो सकता है वो आउटसाइड इंडिया चला जा रहा है और वहां से कुछ इनकम अर्न कर रहा है, हो सकता है कोई उसकी कंपनी आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया से किया जा रहा है, ठीक। या हो सकता है कोई नॉन रेसिडेंट है, अमेरिकन है, इंडिया में आया, इंडिया में इनकम अर्न किया और फिर चला गया। तो उसकी मीन्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब यह है कि एक एसएससी की कौन कौन सी इनकम, कब कब की इनकम, कहां कहां की इनकम को टोटल इनकम में हम शामिल करेंगे। मीन्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमें यह स्टडी करना होगा कि जो टोटल इनकम होता है एक एसएससी का, वह तीन चीजों पर निर्धारित किया जाता है, मतलब थ्री फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। पहला, एक एसएससी की रेसिडेंशियल स्टेटस, वह इनकम कहां पर अर्न की जा रही है और वह इनकम किस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ओके, तीन बातों पर निर्धारित किया जाता है। सेक्शन 5 प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी because the incidency of the tax on any person depends on his residential status। इस टोटल इनकम, एक एसएससी की टोटल इनकम कौन डिसाइड करता है? उस एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस यह बताएगा कि एक एसएससी की कहां की इनकम, कहां की इन इंडिया की इनकम, आउटसाइड इंडिया की इनकम, कहां की इनकम को इंडिया में हम टैक्सेबल करेंगे, ठीक। तो जैसे टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, the place of accrual or receipt of income whether actual or deemed। Third point, the point of time at which the income had accrued to or was received by or on behalf of the SSC। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं इन दो पॉइंट के बारे में, इन दो पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं या एचयूएफ की बात करते हैं तो इनको हम कितने कैटेगरी में बांटे हैं? जितने भी एसएससी, सपोज करिए, मान लीजिए एचयूएफ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आप मत बांटिए। 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं ना, 7 टाइप्स के पर्सन में कुछ पर्सन रेसिडेंट होंगे, कुछ पर्सन नॉन रेसिडेंट होंगे। एंड इंडिविजुअल एचयूएफ जो होगा वह रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि हम देखेंगे कि एक इनकम जो रिसीव्ड हो रही है वह रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में किस तरह से किया जाएगा एंड नॉन रेसिडेंट में किस तरह से किया जाएगा। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई इनकम जो एक एसएससी को रिसीव्ड हो रही है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो रही है इन इंडिया में,
तो उसे हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, मीन्स वो टोटल इनकम का पार्ट माना जाएगा। चाहे नॉन रेसिडेंट का केस हो, चाहे रेसिडेंट का केस हो, चाहे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस हो, चाहे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस हो। ठीक है, अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो या इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी गई हो तो वह टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी, चाहे वह इनकम कहीं भी अर्न की गई हो। सपोज के लिए एक इनकम है जो अर्न की गई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन वह रिसीव की गई है इन इंडिया में, तो क्या इन इंडिया में वह टैक्सेबल की जाएगी? हाँ, टैक्सेबल की जाएगी, क्योंकि कहा गया है कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड होती है या ड्यू टू बी रिसीव्ड मानी जाती है तो उसे हम टोटल इनकम में शामिल कर लेंगे। कोई भी एसएसटी हो, किसी भी तरह का, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो, किसी भी तरह का एसएसटी हो, डजंट मैटर। ठीक, और इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग और डीम्ड टू बी एक्रूविंग और एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, मीन्स कि कोई इनकम इंडिया में एक्रू हो रहा हो या अराइज हो रहा हो या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया में माना गया हो तो उसे हम थ्री कैटेगरी में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक, समझ रहे हैं? कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुआ हो या डीम्ड टू बी रिसीव माना गया हो, टैक्सेबल कर दिया जाएगा ऑल थ्री केसेस में। कोई इनकम इंडिया में एक्रू हुई हो या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी गई हो, उसे भी हम ऑल थ्री केसेस में टैक्सेबल कर देंगे। अब इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, कोई इनकम है जो एक्रू और अराइज कहां हुआ हो, आउटसाइड इंडिया हुआ है, और वह रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ हो, तो क्या किया जाएगा? कहा गया कि आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक, फर्स्ट कैटेगरी केस में। ठीक, और नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, मींस टोटल इनकम का पार्ट वन नहीं बनेगा। लेकिन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होगा? यस, टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। किस केस में? Such income is derived from a business controlled in or profession set off in India, otherwise known। एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक, उसका एक बिजनेस है या प्रोफेशन है जो कि आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इस बिजनेस का कंट्रोल इन इंडिया से किया जाता है, या इसका जो प्रोफेशन है उसका सेटअप कहां पर है? इन इंडिया में है। तो अगर यहाँ पर कोई इनकम अर्न होती है, चाहे वह इंडिया में रिसीव्ड हो चाहे ना हो, वह टोटल इनकम का पार्ट यहाँ मानी जाएगी, क्योंकि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां से है? इन इंडिया से है। इन इंडिया की होने की वजह से उसको इनकम टोटल इनकम का पार्ट मानी जाएगी। और अगर एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल मानी जाएगी, मींस टोटल इनकम का पार्ट होगा। और एक नॉन रेसिडेंट है तो एक नॉन रेसिडेंट जो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज किया होगा या डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज उससे हुई होगी वह इनकम, या कोई इनकम जो उसे इन इंडिया में रिसीव्ड हुई हो या डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी गई हो, केवल वही इनकम उसकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। तो बहुत सिंपल सी है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में और सभी केस उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होगी? टैक्सेबल की जाएगी, मींस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी। ठीक, एक नॉन रेसिडेंट के केस में कहा गया है अगर उसे जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई हो या डीम्ड टू बी रिसीव्ड मानी गई हो या एक्रू और अराइव इन इंडिया में हुई हो या एक्रू और अराइव इन इंडिया मानी गई हो, तो वही इनकम और टोटल इनकम का पार्ट बनेगी।
ओके। और रेसिडेंट बट नॉट ऑडी रेसिडेंट के केस में कहा गया इनकम जो रिसीव्ड हुई होगी या ड्यू टू बी रिसीव्ड हुई होगी या एक्रू और अराइज हुई होगी या ड्यू टू एक्रू और अराइज इन इंडिया में हुई होगी, उसे तो हम टोटल इनकम का पार्ट मान ही लेंगे। साथ में अगर इस तरह के पर्सन को कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू और अराइज हुई हो और वहीं पर वह इनकम रिसीव्ड भी की गई हो, तो कहा गया अगर वह इनकम किसी ऐसे बिजनेस से अर्न की गई हो जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया से किया जा रहा हो, जिसके प्रोफेशन का सेटअप इन इंडिया में लगाया गया होगा, तो वह इनकम टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31st March 2020 compute the total income for the assessment year 2021 के लिए। ओके, कहा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन जर्मनी में रिसीव किया गया है, लेकिन इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर को सेल एंड परचेज करने मतलब सेल किया गया है जिससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्राप्त हुआ है, लेकिन वह इनकम रिसीव कहां की गई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन एक्रू और अराइज कहां पर हुई है इन इंडिया में। तो कोई इनकम इन इंडिया में अगर एक्रू और अराइज हो गई हो और वह रिसीव कहीं भी हो कोई मैटर नहीं करता है, अगर एक इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया में हो गई है तो वह इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी, मींस टोटल इनकम का पार्ट यह माना जाएगा। ऑल थ्री केसेस में डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, एक जापानी कंपनी है उससे डिविडेंड रिसीव हुआ है कहां आउटसाइड इंडिया में, इनकम एक्रू और अराइज हो रही है और वहीं पर वही इनकम रिसीव्ड भी हो रही है, यानी रिसीव्ड इन जापान, जापान में इनकम एक्रू और अराइज हो रही है और जापान में रिसीव हो रही है, यानी उस इनकम का कोई भी संबंध इन इंडिया से नहीं है। तो यह इनकम केवल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा और बोथ अदर देन मतलब बोथ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन लंदन लेटर और रिमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, इस तरह जाए। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इन इंडियन कंपनी एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है इन इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, मींस ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। और डिविडेंड इनकम अगर मिल रही है इन इंडियन कंपनी से तो यह भी एग्जेम्प्ट होता है, मींस ये किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा, टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। हाउस प्रॉपर्टी है, कहाँ की हाउस प्रॉपर्टी, एक लंदन में हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम, वहां से रेंट मिल रहा है रेंट, और वह रेंट एक्रू और अराइज कहां हो रहा है लंदन में, और वहीं पर वह इनकम रिसीव्ड भी हो रहा है, मींस इंडिया से उसका कोई भी संबंध नहीं है, तो वह केवल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, अदर केस में टैक्सेबल नहीं होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहा गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन जर्मनी, ठीक है, ग्रीक केस में टैक्सेबल होगा क्योंकि इनकम इंडियन कंपनी से इनकम अर्न हो रही है, इसका इसलिए हम माना जाएगा कि इनकम एक्रू और अराइज कहां हो रही है इन इंडिया में हो रही है। डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव इन जापान, ठीक, अगर आउटसाइड इंडिया से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा। अगर इंडिया से डिविडेंड, इंडियन कंपनी से डिविडेंड आपको मिल रहा है तो वह एग्जेम्प्ट होगा। अगर किसी आउटसाइड इंडिया में जाकर अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या आप वहां की कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक। तो यह लेकिन इसके केस में टैक्सेबल होगी, बोथ केसेस में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है और रिसीव्ड भी वही हो रही है। रेट को भी हम यहाँ कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, तो हमारा यह देखिए एक ही इनकम लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होने की वजह से हमारा जो है एग्रीगेट अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है, इसलिए
किसी भी एसएससी की टोटल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ही डिटरमाइन करना होगा। ओके, नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक सेंटेंस आया ना कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, क्या इनकम रिसीव्ड मींस क्या कहानी? इनकम रिसीव का मतलब ये है कि अगर कोई इनकम है जो एसएससी को फर्स्ट टाइम एज ए इनकम रिसीव्ड हो रही है तो उसे हम रिसीव्ड मानेंगे। अगर एक एम्प्लॉय है, अगर उस एम्प्लॉय को पहली बार अपने एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव हो रही है, पहली बार जब हुई थी ना, तभी हम उसको रिसीव्ड मानेंगे। अगर वह एम्प्लॉई अपनी सैलरी रिसीव करके अपने किसी सन, डॉटर, फादर किसी को रिमिट कर देता है या ट्रांसफर कर देता है तो उनके हैंड में, जिसके हैंड में ऐसा किया जा रहा है, उनके हैंड में वह इनकम नहीं मानी जाएगी, रिसीव्ड नहीं माना जाएगा। रिसीव्ड मींस की फर्स्ट ओरिजिन, देखेंगे जहां से वह इनकम ओरिजिन हो रही है उसके बाद वह रिसीव्ड हो रही है ना, वही उसका माना जाएगा रिसीव्ड पॉइंट। जैसे the receipt of income refers to only the first occasion when the recipient gets the money under his control। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में, एम्प्लॉई ने वर्क किया, उसको एम्प्लॉयर ने सैलरी का पेमेंट किया, जो पहली बार उसको मिलेगा वही माना जाएगा। ठीक है, once an amount is received as income, remittance or transmission of the such amount from one place to another place, from one person to another person, does not constitute receipt of income in the hand of the consequent recipient or at the place of subsequent receipt। कोई इनकम है जो कि आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो रही है, सपोज करिए यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से इनकम रिसीव होने के बाद यह इनकम इंडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है, रिमिट किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा, तो क्या यह इनकम इंडिया में टैक्सेबल रिसीव हुई मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे बोला है फर्स्ट ओकेजन। फर्स्ट ओकेजन तो यहीं पर है ना। हाँ, अगर यह इनकम इसको ना मिलकर सीधे सीधे यहाँ पर ट्रांसफर की जाती तो यह इनकम इंडिया में टैक्सेबल माना जाता, मींस की वह इनकम इंडिया में रिसीव्ड माना जाता है। ठीक, यानी सब्सिक्वेंट रिसीप्ट या सब्सिक्वेंट प्लेस ऑफ सब्सिक्वेंट रिसिप्ट को हम क्या मानेंगे? रिसीव्ड नहीं मानेंगे, फर्स्ट ओकेजन हम मानेंगे। जैसे इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देगी जब रिसिपिएंट को, तो जब रिसिपिएंट को इंटरेस्ट मिल रही है तो वही उसका फर्स्ट ओकेजन है ना, पहली बार जब उसके कंट्रोल में वही इनकम आ रही है, तो इसके एंड में जिसको इंटरेस्ट मिला है वही उसके एंड में रिसिप्ट मानी जाएगी, रिसिप्ट मानी जाएगी। लेकिन यह पर्सन किसी अन्य पर्सन को फिर ट्रांसफर कर देता है, रिमिट कर देता है उस इनकम को, तो जिस पर्सन को यह इनकम रिमिट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके हैंड में यह इनकम नहीं मानी जाएगी, मींस कि उनकी हैंड में यह अमाउंट रिसीव्ड नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड का मतलब तो हमने देख लिया, लेकिन इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? मींस कि यह इनकम एक्चुअल में एसएससी को रिसीव नहीं हो रही है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि यह इनकम एसएससी को रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हम मान ले रहे हैं। तो कहा गया, ये पहला पॉइंट को समझने के लिए आप समझिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या, यह सैलरी हेड का हमारा पार्ट है। एक एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाता है ताकि एम्प्लॉय का जब रिटायरमेंट हुआ हो तो उसके बुढ़ापे का वो फंड सहारा बने। उसके लिए एक फंड क्रिएट करता है और उस फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, एम्प्लॉय अपने सैलरी का सपोज 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय की सैलरी का 10 से
10 to 20% के बीच में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो क्या कहा गया है, अगर एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है और उसका कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के सैलरी का 12% से अधिक अगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, तो जितना 12% के अलावा जितना एक्सेस अमाउंट होगा, माने एक्सेस अमाउंट को हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मानेंगे। मींस कि अगर 13% सैलरी 13% ऑफ सैलरी किया जा रहा है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा, तो जो 12% के बाद 13% से और 12% के बीच में कितना अमाउंट है 1%, तो 1% हम मान लेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम। और कहा गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है, अगर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर क्या मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, क्रेडिट किया जाता है उस पर, तो कहा गया कि उसके बैलेंस पर जो एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, अगर वह 9.5% पर एनम से अधिक होता है तो एक्सेस अमाउंट को हम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मानेंगे एम्प्लॉय की। ठीक, जैसे 10% यहाँ लिखा 9.5% पर एनम, तो अगर 10% सपोज करिए क्रेडिट किया जा रहा इंटरेस्ट, तो 0.05% क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मान लिया जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर ए पेंशन रेफर अंडर सेक्शन 80cc(d), अगर अंडर सेक्शन 80cc(d) के अनुसार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में, तो उससे भी कहा गया है, उससे भी हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मानेंगे एम्प्लॉय के हैंड में। आ गया नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बीइंग द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, यह जब हम सैलरी हेड का डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरी हेड। ठीक, अगर एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाया गया है, ठीक, और उस फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, और उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है, कहा गया जो अगर इस अनरिकॉग्नाइज्ड फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को अगर हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर जिस प्रीवियस ईयर में किया जा रहा है उस प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय के ट्रांसफर, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहा होगा उस फंड में, और प्लस उसके कंट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया होगा, उस अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम मान लेंगे, और टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ओके, मीनिंग ऑफ एक्रूइंग एंड अराइजिंग, एक्रू और अराइज का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। एक्रू का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। एक्रू रेफर्स टू द राइट टू रिसीव इनकम, यानी आपके पास राइट आ रहा है कि आप उस इनकम को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और ड्यू रेफर टू द राइट टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ द सेम, मतलब कहने का मतलब एक्रू का मतलब ये है, जैसे एक एम्प्लॉय है, वह कार्य करना स्टार्ट करता है अप्रैल मंथ में, ठीक, तो जैसे ही वह फर्स्ट डे वर्क किया, यानी उसको वह राइट मिल गया कि वह अपने फर्स्ट डे का पेमेंट इनकम, अपने फर्स्ट डे की इनकम को रिसीव कर सकता है। सेकेंड डे उसने वर्क किया, सेकेंड डे की इनकम को रिसीव करने का राइट उसको मिल गया।
थर्ड डे उसने वर्क किया, थर्ड डे की वर्क इनकम को रिसीव करने का राइट मिल गया। यानी जैसे ही आपको इनकम को रिसीव करने की राइट मिलता है मीन्स की इनकम आपको एक्रू हो गई है। ओके, लेकिन आप इनकम एक्रू होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट भी उस इनकम का किया जाएगा। जब वह इनकम ड्यू होगी तभी उसके बाद वो पेमेंट होगी। इनकम को तो आपको रिसीव करने का राइट। अब सपोज करिए कंपनी की ऐसी पॉलिसी है या एम्प्लॉयर की ऐसी पॉलिसी है कि वह अगले, जिसे अप्रैल मंथ की सैलरी है तो वह अगले मंथ में वह सैलरी ड्यू होती है और अगले मंथ में ही पेमेंट हो जाती है। अगले मंथ 1 तारीख को, माने 1 मई को क्या होगी, ड्यू होगी। तो मीन्स कि 1 तारीख को आपको इस इनकम का पेमेंट इनफोर्स, यानी आप पेमेंट अपने हाथ में उस इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कैश में ले सकते हैं उस इनकम को। कितने तारीख को, 1 तारीख को। लेकिन उससे पहले आपकी इनकम बस एक्रू हुई है, आपको राइट है उस इनकम का कि आप वैसे उस राइट को, इनकम को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन एक्रू होने का मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट ही तुरंत कर दिया जाए। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोग खरीदते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो खरीदते हैं उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है वह नॉर्मली हाफ ईयरली मिलता है, ठीक है, या क्वार्टरली मिलता है। तो जो हाफ ईयरली, जिस दिन आपको इनकम और ड्यू हो रही है या जिस दिन आपको उसका पेमेंट किया जा रहा है वह डेट अलग है। लेकिन इनकम एक्रू तो आपको प्रत्येक डे की हो रही है ना, शुरू से ही आपको इनकम एक्रू हो रही है। तो आप लोग समझ गए कि इनकम एक्रू का मतलब क्या हुआ। ठीक, तो कहा गया अगर कोई इनकम एक बार एक्रू बेसिस पर टैक्सेबल की जाती है तो दोबारा उसे हम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल नहीं करते हैं। या कोई इनकम एक बार रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल की जाती है तो उसे हम दोबारा टैक्सेबल बेसिस पर, माने ड्यू बेसिस, माने एक्रू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं करते हैं। यानी कोई भी इनकम या तो वह एक्रू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या तो वह ड्यू रिसीव्ड बेसिस पर। जब वह इनकम एक्रू बेसिस पर टैक्सेबल की जा रही है तो दोबारा जब रिसीव्ड होती है तो उस समय उसको टैक्सेबल हम नहीं करेंगे। या कोई इनकम टैक्सेबल बेसिस पर टैक्सेबल की जा रही है तो उसे हम एक्रू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। यानी एक ही इनकम पर 2 बार हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, इन सभी पॉइंट को हम अभी आने वाले वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, वो अपना कैटेगरी बढ़ता जाएगा उसका। ठीक है, और अगर एक ही चीज को हम एक ही वीडियो लेक्चर में समझाने लगे तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में पढ़ा है, और वह इनकम जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर आती है। लेकिन अभी ड्यू टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, अभी वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उस पार्ट में।